चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं और इसमें मैंने आपको दो लेक्चर पढ़ा दिए थे और दोनों लेक्चर में बहुत सारी बातें पढ़ाई थी। अब लेक्चर नंबर 03 स्टार्ट करते हैं और इसमें जो सबसे पहली हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है आपको समानता का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आपको समझना। तो जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स में ये देखते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया v बराबर u प्लस एटी, मैंने ऐसा लिखा। तो याद रखना अगर मैंने ये इक्वेशन लिखा है v बराबर u प्लस एटी, इसका क्या अर्थ होता है? सर इसका अर्थ ये होता है कि u और एटी आपस में जुड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुना। तो जो चीज आपस में जुड़ती है या जो चीज आपस में घटती है, ध्यान से सुना, उनकी यूनिट हमेशा बराबर रहती है। कभी भी आप किलोमीटर को मीटर में नहीं जोड़ सकते। बताओ, मैंने कहा 1000 किलोमीटर 1 मीटर, क्या उठाते 1000 1 किलोमीटर कर दोगे? नहीं ना, है ना। तो जब भी कभी दो पैरामीटर आपस में जुड़ते हैं, जब भी कभी दो पैरामीटर आपस में घटते हैं तो उनकी यूनिट हमेशा बराबर रहती है। आप कभी किलोग्राम को ग्राम में नहीं जोड़ सकते, किलोग्राम को हमेशा किलोग्राम में ही जोड़ना होगा, है कि नहीं। तो अगर u और एटी जुड़ रहे हैं, इसका मतलब u टी विमा बराबर एटी टी विमा और इसी के बराबर v है, यानी v बराबर u प्लस एटी। इन सभी की विमा बराबर होगी। क्या बराबर होगी? विमा, जिसको आप डायमेंशन बोलते हैं। ओके, तो यही हमारा समानता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस बात को पहले समझो। इसके अलावा और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। आप अगला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगला एग्जाम्पल ले लिया s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर मैंने ले लिया, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है सर, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर s की विमा ut की विमा और हाफ एटी स्क्वायर, अब हाफ तो छोड़ो ना, सिर्फ एटी स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है ना, तो इनकी विमा भी आपस में क्या होगी सर? बराबर होगी। तो जब भी कभी दो पैरामीटर जुड़ते हैं या घटते हैं, हमेशा उनकी विमाएं आपस में बराबर होती है। इस बात को याद रखना, ठीक है। मैं अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। फिलहाल अगर पैरामीटर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, जैसे कि दो पैरामीटर अगर मल्टीप्लाई में है x इंटू वाई या दो पैरामीटर डिवाइड में है x बटे वाई, तो जरूरी नहीं है कि इनकी विमाएं बराबर हो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे कह सकते हो विमा बराबर हो, लेकिन किसी विमीय समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएं आपस में कैसी होती? बराबर, है ना। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने कहीं पर लिखा होता, ध्यान से सुना, कि वेलोसिटी v बराबर लिखा होता a प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस टी, ऐसे लिखा होता। तो वेलोसिटी v बराबर a प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस टी। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो c और t आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब जो तुम्हारी सी टी विमा होगी वही तुम्हारी टी टी विमा होगी, है ना। फिर a और ये पूरा का पूरा टर्म, हाँ, यानी a की विमा किसके बराबर होगी सर? a की विमा b डिवाइड बाई सी प्लस टी टी विमा के बराबर होगी, है ना। और यही विमा किसके बराबर होगी सर? यही डायमेंशन v के बराबर होगी। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि कोई भी जब हम समीकरण पढ़ते हैं तो उस समीकरण में जो टर्म आपस में जुड़ते हैं उनकी डायमेंशन हमेशा बराबर होती है या घटते हैं, है ना। मल्टीप्लाई के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी विमा बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती, या फिर अगर दो चीजों का डिवाइड हो रहा है तो उनकी विमा आपस में बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जोड़ने और घटने पर है, ठीक है। बट इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जो फंक्शन को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पहला फंक्शन लिखा हुआ है साइन के अंदर एक्स वाई, ई टी पावर एक्स वाई और लॉग के अंदर एक्स वाई। तो जब भी कभी इस तरह के त्रिकोणमितिक, एल्जेब्रिक या एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमिति और यह लॉगरिथमिक, तो जब भी कभी ऐसे फंक्शन आते हैं तो हमेशा याद रखना है इनके अंदर जो कुछ भी होता है वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे साइन एक्स वाई लिखा हुआ है तो याद रखना ये जो x इंटू वाई लिखा हो ना, इस x इंटू वाई की कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। सेम तरीके से e की पावर एक्स वाई लिखा हुआ है तो ये जो पावर में एक्स वाई लिखा हुआ है सर, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट।
और यहां देखिए मल्टीप्लाई में एक्स वाई लिखा हुआ है, सर इसकी भी कोई यूनिट नहीं हो रही। देखो तो जब भी कभी साइन कॉस इनके अंदर कोई फंक्शन लिखा होता है तो उनकी कोई यूनिट नहीं होती, हाँ ध्यान रखना। बट ये पॉसिबल कैसे है सर? मैंने कहा x इंटू वाई की कोई यूनिट नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि जो x की विमा होगी, जो x की विमा होगी सर वो 1/y की विमा के बराबर होगी। यही तो मतलब हुआ, बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की विमा डायमेंशन एक दूसरे की उल्टी होगी, मतलब x की जो विमा होगी वो y की 1/y के बराबर होगी, या y की जो विमा होगी वो 1/x के बराबर होगी, है ना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में फंक्शन ऐसा कुछ दिया जाए y बराबर a और आगे लिखा होता साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिखा होता तो क्या करते? तो कह रहा अगर y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है तो अंदर ये अंदर भी कह सकते हो कि कोई विमा नहीं होनी चाहिए सर, इनकी कोई विमा नहीं होनी चाहिए, बस सीधी बात है सर, इनकी कोई विमा नहीं होनी चाहिए, डेट मीन्स इसकी नो यूनिट होनी चाहिए, इतना से बात है। हाँ और दूसरी बात देखिए, यहां पर ये जो a की विमा हो रही है वो y के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर इसकी कोई विमा नहीं तो a की विमा y के बराबर। अब आप ये बताओ अगर अंदर जो है नो यूनिट बनाना है तो कैसे होगा? तो कहना सबसे पहले दोनों टर्म घट रहे हैं, इसका मतलब ओमेगा टी की विमा और टे एक्स की विमा आपस में बराबर होगी, ओमेगा टी की विमा टे एक्स की विमा आपस में बराबर होगी, आप ऐसा बोल सकते हो। और मजे की बात यह है कि अगर ओमेगा टी की विमा टे एक्स की बराबर है तो ओमेगा टी जो विमा होगी वो 1/t के बराबर होगी, ताकि 1/t रखने से कैंसिल हो जाए। के की जो विमा होगी सर वो 1/x के बराबर होगी, ताकि 1/x रखने से वो कैंसिल हो जाए। तो आपको बस ये समझना पड़ेगा कि अगर साइन के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है तो उसको विमाहीन होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। कैसे डायमेंशन लेस बनाना है? बस भाई ओमेगा टी के मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा की विमा 1/t के बराबर, के की विमा 1/x के बराबर। ले रहे ये दोनों घट भी रहे हैं इसलिए ओमेगा टी की विमा के एक्स के बराबर, ऑब्वियस बात है ना। और देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ भिन्न भिन्न विमा वाली राशि, मतलब अगर मेरे पास भिन्न भिन्न विमा वाली राशि है, मान लीजिए मेरे पास दो क्वांटिटी हैं ए और बी, और अगर मेरे पास भिन्न भिन्न विमा वाली राशि है तो कभी भी हम लोग उनको जोड़ नहीं सकते। पहली बात, भिन्न भिन्न विमा वाली राशि को कभी भी घटा नहीं सकते, कभी भी घटा नहीं सकते। दूसरी बात, हाँ अगर भिन्न भिन्न विमा वाली राशि हैं तो इनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है और बच्चा इनका डिवाइड करना भी पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है सर, वेरी गुड। अब ये अगला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये जो L/R है, CR है, √LC है, ये तीनों बड़े पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करते हैं बच्चा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि बताइए सर L/R की विमा क्या होगी, फिर आएगा CR की विमा क्या होगी, और फिर आएगा √LC की विमा क्या होगी। तो याद रखना L/R, CR और √LC बड़े आराम से निकल सकता है। L/R CR का मल्टीप्लाई कर दो, R से R कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा LC। तो ये तीन मैंने बताया ना, ये तीन, इन तीनों की विमा एक ही के बराबर होगी सर, उनका बनाम हो रहा टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। ये क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया? कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि L/R कहो, CR कहो या फिर √LC कहो, तीनों की विमा आपस में बराबर होगी। किसके बराबर होगी सर? टाइम के बराबर होगी। बोलो, इतनी बात सबको क्लियर हो रही? चलिए क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट आए, वो भी सुनिए। देखो एक और टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, 1/√μ0 इंटू ε0। μ0 और ε0 को हमने पढ़ा होगा, μ0 पढ़ेंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और ε0 पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो 1/√μ0 ε0 ये मान होता है वेलोसिटी के बराबर, यानी इसकी विमा किसके बराबर होगी सर? इसकी विमा होगी वेग के बराबर, वेलोसिटी के बराबर। आप ये सब याद रखना बच्चा। 1/√μ0 ε0 ये वेलोसिटी में। तो कई बार क्या होता है कि वो जो मैंने नियम पढ़ाया ना, उस नियम के एप्लीकेशन से ये हमारी पॉइंट फाइंड आउट किए जाते हैं, और इनको जरूर याद रखना क्योंकि इन पे प्रश्न भी आते हैं। जैसे कि देखिए मेरा पहला प्रश्न, अच्छा पहला प्रश्न छोड़िए, एक और पॉइंट बचता है, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको आगे ले लिया। कई बार आपके सामने ऐसी इक्वेशन आएगी कि x बराबर लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइड बाई a प्लस b, ऐसा लिखा है।
तो आप पता है इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। मैं आपसे पूछूं नहीं, बताइए इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। कंक्लूजन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो बच्चा कहना कि पहला कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, कि ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं। सर ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ए और बी की विमा आपस में क्या हो रही सर, बराबर हो रही। ए और बी की विमा आपस में बराबर हो रही क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, साइन थीटा की कोई विमा नहीं, कॉस थीटा की कोई विमा नहीं, तो ए प्लस बी ऊपर भी, ए प्लस बी नीचे भी। सर अगर ए प्लस बी ऊपर भी है, ए प्लस बी नीचे भी है, तो इसका मतलब एक्स जो है सर एक डायमेंशन लेस होगा, मतलब एक विमाहीन होगा। सर एक्स क्या होगा, तो कहना एक्स जो है डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो एग्जाम में मैंने ये देखा है कि आप लोगों को ऐसे डेटा स्टेटमेंट पूछ लेगा कि बताइए इनमें से मैं दो निष्कर्ष लिख रहा हूं, आप बताइए इनमें से कौन सा निष्कर्ष तुम्हारा सही होना चाहिए, है ना। तो ऐसे निष्कर्ष वाले सवाल भी अगर आपके सामने आ जाए कि बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, तो भी आप बताइए। ओके, तो उसी नियम के आधार पे ये सब जो छोटे छोटे मैंने पॉइंट आपको सामने डिस्कस किए हैं ना, इनको याद कर लो। अच्छा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट ना पूछे कर, ये ना पूछकर तुमसे डायरेक्ट पूछ लेता कि सर √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा, या फिर ये पूछ लेता μ नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए क्या होगी। तो फिर ज्यादा लकड़ी नहीं करनी हम लोगों को, सीधा सीधा इसको वेट के बराबर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो वहां वेट का स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहा है ना। इसको उल्टा कर देना है तो वहां भी उल्टा कर दो। तो इससे मिलती जुलती विमाएं भी पूछे तो हम लोग बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसको निकाल लेंगे। जैसे कि अगर L/R की विमा समय के बराबर है तो R/L क्या होगा, तो वो 1/टाइम हो जाएगा। 1/टाइम का मतलब सर होता है आवृत्ति। सेम तरीके से अगर √LC टाइम है तो सिर्फ L × C क्या होगा, समझे बात को, तो वो सर हमारा कह सकते हो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इनसे मिला जुला के अलग अलग तरीके से फॉर्मूले पूछे जाए तो भी आप बता देना, ठीक है। चलिए अब आगे बात सुनो, ये भी मैंने पढ़ाया। इसके बाद आपके सामने एक नन्हा सा प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे कि आप प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ, प्रश्न ये कह रहा है कि सर देखो f बराबर आपके सामने है a√x और प्लस ये जो b है ना वो bt² है, ऐसे t² कर लेना, bt²। अब बोला जा रहा है कि a/b की विमा बताइए, कि बताइए सर a/b की विमा क्या होनी चाहिए, जहां पर f बल है, x चली गई दूरी है और t तुम्हारा क्या है, समय। यानी अगर ये सारे के सारे पॉइंट दे दिए जाए तो तुमसे फाइनली ये पूछा जा रहा है कि सर मुझे बताओ a/b की विमा क्या होनी चाहिए, ये प्रश्न इक्वेशन सामने। तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, अरे एकदम आराम से निकलेगा, बस आप सुनते जाइए जरा ध्यान से। देखो अगर a√x और bt² आपस में जुड़ रहा है, इसका मतलब a√x और bt² इन दोनों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। देखो तो a√x की विमा बराबर bt² की विमा, कह सकते हैं नहीं कह सकते। मुझे a/b की विमा निकालनी है तो बताओ a/b की विमा कितनी हो जाएगी सर, t²√x, ऐसे हो जाएगा। अच्छा t का मतलब क्या होता है सर, t का मतलब समय होता है और समय का मतलब हो गया ऊपर हो जाएगा t²। देख लो सर नीचे √x है, √x का मतलब क्या, x मतलब दूरी। और याद करो मैंने शुरू में पढ़ाया था कि जो दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं सर वो L से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर L है तो आप L की पावर 8/2 कर दो। लेकिन जब पावर 8/2 ऊपर जाएगी तो L की पावर -8/2 हो जाएगा, इंटू t² हो जाएगा सर, इंटू t² हो जाएगा। L की पावर -8/2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा सर, t² हो जाएगा। बताइए क्लियर है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सब सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। और देखिए आगे इसके अलावा भी मैंने एक दो एग्जांपल लिए हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है। प्रश्न ये लिखा हुआ है कि किसी कण के लिए v बराबर इतना 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 है, ABCD की विमा बता दीजिए। इक्वेशन को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इक्वेशन लिखे हुए है a + bt और आगे लिखा हुआ है c/d + t। आपको ABCD की विमा बतानी है कितनी होनी चाहिए। क्या नहीं बता सकते सर, अरे बता देने बड़े आराम से। देखो सर v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है वेलोसिटी। देखो और वेलोसिटी की विमा क्या होती है, ये तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, LT-1 ये होती है। बताओ समय t की विमा क्या होती है, समय t की विमा तो सिर्फ t होती है।
देखिए, तो हम लोग वेलोसिटी और टाइम इन दोनों की विमा तो बता दिया ना क्या होती है। तो बड़े आराम से देखो देखो, ये सारे टर्म आपस में जुड़ रहे हैं, तो ए टी विमा वी के बराबर होगी ना। तो मुझे बताइए जल्दी से ए टी विमा कितनी हो जाएगी। तो कहना ए टी विमा सर उतनी होगी जितनी की वेलोसिटी की होगी, दैट मीन्स एल टी माइनस वन। देख लो पहला आंसर आ गया। सर अगर मुझे बी टी विमा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे बी टी विमा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहना अगर मुझे बी टी विमा चाहिए तो कैसे निकाला जाएगा। कहना बी टी विमा चाहिए तो वेलोसिटी ऊपर और ये वाला बी उठा के नीचे, ये टाइम टी नीचे। तो मेरे भाई वेलोसिटी ऊपर टाइम टी नीचे बटे टी, लेकिन कैंसिल मत कीजिएगा, बटे टी ऊपर जाएगा तो पावर -2 कर देगा। तो बी टी विमा हो जाएगी एल टी टी पावर -2। चेक कर दिए सर। उसके बाद देखिए डी और टी आपस में जुड़ रहे हैं, ये डी और टी आपस में जुड़ रहे हैं, देख लो। इसका मतलब अगर मैं पूछूं डी टी विमा कितनी होनी चाहिए तो आप सीधा सीधा कहना डी और समय आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए डी टी विमा जो है सर टी के बराबर होगी। सुन रहे हैं ना सर। सी टी विमा क्या होनी चाहिए सोचो। तो कहना देखो सर पूरा का पूरा सी बटे डी प्लस टी, ये पूरी की पूरी विमा वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। लेकिन डी और टी तो आपस में जुड़ रहे हैं, मैंने कहा यस, तो समय एक चीज ले लो, टी ले लो, है ना। तो मुझे बताइए अगर मैं ये कहूं कि समय सी बटे टी टी विमा, सी बटे टी टी विमा ये वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, और वेलोसिटी की विमा कितनी है सर एल टी माइनस वन, ये देख लो। तो मुझे बताइए अगर मैं सी टी विमा पूछूं तो ये इधर चला जाएगा, और जैसे ही मुझे सी टी विमा निकाली जाएगी कि बताइए सी टी विमा क्या होनी चाहिए, सी टी विमा क्या होनी चाहिए। तो जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो सीधा सीधा मुझे देखो एल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है एल, टी टी पावर -1, यहाँ टी बन जाएगा कैपिटल टी, एल आ जाएगा। तो अगर इनमें से कोई भी विमा आपसे पूछी जा रही है तो आप तरीका देख लीजिए कैसे लगाना। ए टी भी निकाल ली, बी टी भी निकाल ली, डी टी भी निकाल ली और सी टी भी निकाल ली। ओके बताओ सब तो क्लियर हो गया। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग निकाल नहीं सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखिए ताकि आपको और अभ्यास हो। यदि v बराबर लिखा हुआ है a बटे टी बराबर बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, तो बोला जा रहा है कि बताइए जहां v वेग है, t समय है, ए बी सी टी विमा बताइए। तो कैसे सॉल्व होगा। तो कह रहा इक्वेशन देखो सर लिखिए v बराबर a डिवाइड बाई टी और इक्वल टू है बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, यही तो है। तो तुमसे बोला जा रहा है एबीसीटी विमा बताइए, निकलेगा आराम से। कैसे निकलेगा सर, कुछ नहीं करना। अगर मुझे ए टी विमा चाहिए, ए टी विमा, तो जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है सर ए टी विमा जो है वो v इंटू टी टी विमा के बराबर हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर वेलोसिटी का मतलब होता है एल टी माइनस वन इंटू टी। हाँ तो एल टी -1 इंटू टी करेंगे तो ए टी विमा कितनी आ जाएगी सर एल आ जाएगी। ए टी विमा पता चल रही, ए टी विमा पता चल रही एल। अब बी टी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए बी टी विमा क्या हो जाएगी। तो क्या ना बी टी विमा जो मुझे नजर आ रहा है ऊपर वाले फॉर्मूले से, देख लो बी टी विमा निकालनी है, टी स्क्वायर कैसे डिवाइड करा दो, यानी वी टी विमा डिवाइड बाई टी स्क्वायर टी विमा, देख लो। तो अगर b बटे टी स्क्वायर टी विमा हो गया एल टी -1 वेलोसिटी, नीचे टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कर देगा एल टी -3, तो बी टी विमा देखो एल टी -3 हो रही। सुनते रहे ना सब लोग। फिर आगले सी टी ट्यूब, तो बताइए अगर वहां से मैं पूछूं कि सी टी विमा कितनी होनी चाहिए, तो आप सीधा सीधा कहना कि सी टी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ सी सर वो क्या होगी सर वो वी टी विमा डिवाइड बाई टी ट्यूब टी विमा, ये हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं सी टी विमा पूछूं कि बताइए सी टी विमा कितनी होनी चाहिए, तो कहना वेलोसिटी टी विमा है एल टी -1 बटे टी ट्यूब, तो सर ये कर देगा एल टी -4 चक्र। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं और किस तरीके से जो है हम ये सारे आंसर निकालते हैं, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर एक और छोटी सी हेडिंग आती है, ये भी हम लोगों को पढ़ना होगा, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर कि हम लोग एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी आपको समझना है। ठीक है, चलो सुनो जरा ध्यान से, यहां पर बहुत ध्यान सुनना। देखो
जैसे कि मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख रहा हूं, z बराबर है स्मॉल a क्यूब प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी टी पावर 8/2। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कोई फंक्शन लिख लिया, अब वो फंक्शन लिखा है z बराबर a क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी टी पावर 8/2 मैंने ये लिखा। तो तुम्हें क्या किया जाता है कि परसेंटेज ऑफ a दे दिया जाता है कि a में कितने परसेंट की एरर है, परसेंटेज ऑफ b में एरर बता देता है और c में एरर पूछ लेता है, बता देता है। ये तीनों परसेंटेज देकर और तुमसे पूछा रह जाता है, तुमसे परसेंटेज ऑफ z के बारे में पूछा जाता है कि बताइए परसेंटेज ऑफ z क्या होना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना जब भी कभी इस तरह के सवाल आते हैं कि हमें एक फंक्शन देकर बाकी की एरर देकर मेन फंक्शन की एरर पूछी जाए तो कैसे सवाल को सॉल्व करना होता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चा, फॉर्मूला ड्रॉ करना होता है। बिना फॉर्मूला बनाए कुछ नहीं हो रहा। तो फॉर्मूला ड्रॉ करने का सीधा सा लॉजिक ये होता है कि आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ जेड करना है सबसे पहले, फिर जो पावर होती है उसको आगे लेके आइए। मैं डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ जेड बता रहा हूं, तो पावर को आगे लेके आएंगे ए क्यूब में, तो 3 आगे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ए, जो भी पावर हो। फिर बीच में अगर इंटू है तो बीच में लगा दीजिए प्लस, बी स्क्वायर में 2 को आगे लाइए, परसेंटेज ऑफ बी हो जाएगा। बट अगर बात सी की करते हैं तो कहना सी सर नीचे साइड है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं आपको सी को ऊपर ले जाते दिखाता हूं। बताइए अगर सी ऊपर जाएगा तो ए क्यूब बी स्क्वायर इंटू सी की पावर -8/2, ऐसे कर लो। मैंने पहले ऐसे कर लिया। अब मुझे बताइए अगर मैं परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाऊं तो परसेंटेज ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज ऑफ ए, बीच में प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ बी, और माइनस पावर आगे आएगी तो वो प्लस को माइनस कर देगा, -8/2 परसेंटेज ऑफ सी। तो बच्चा आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया ना, ये फॉर्मूला बस बनाना आना चाहिए। इससे आप लोग ए बी सी के मान देकर परसेंटेज ऑफ जेड निकाल सकते हो। लेकिन ए बी सी का जो मान है ना, वो जैसा दिया जाए वैसा ही रखना है। मतलब चिन्ह अगर प्लस का है तो प्लस के हिसाब से परसेंटेज ऑफ ए रखेंगे, माइनस का है तो माइनस के हिसाब से परसेंटेज ऑफ ए रखेंगे। लेकिन जब भी कभी आपको मैक्सिमम एरर पूछी जाए कि बताइए अधिकतम एरर क्या है, तो अधिकतम एरर में क्या है ना, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, सबको प्लस मान लिया करो। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना। अधिकतम एरर पूछी जाती है, न्यूनतम एरर थोड़ा सा कम आती है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अधिकतम एरर के लिए क्या करना होता है, परसेंटेज ऑफ ए टू प्लस परसेंटेज ऑफ बी टू प्लस। लेकिन फॉर्मूला ऐसा बना है कि परसेंटेज ऑफ सी टू प्लस नहीं माइनस मानना पड़ेगा, तब कही जाते माइनस प्लस होगा, है ना। तो वो मैक्सिमम एरर का केस होता है। आ गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग हर बार इसको अप्लाई करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा K बराबर ½ mv² होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या होता है सर, GME डिवाइड बाई RE² होता है। जानबूझ के कह देगा कि सर पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट है, जी पहले से ही कांस्टेंट था, दोनों को सर इन्होंने कांस्टेंट कह दिया। फिर तुमसे पूछता है कि बताइए फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना, ये RE ऊपर लेते जाइए, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RE की पावर -2। सर परसेंटेज ऑफ जी इज इक्वल टू पावर को आगे लेते आइए 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ RE, ऐसे। अब त्रिज्या अगर 8% घट रही है, त्रिज्या 8% घट रही है, तो परसेंटेज ऑफ आर को जो है -8 रखना, जब -8 रखोगे तो प्लस में आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना अगर कोई वैल्यू घट रही हो तो उसको माइनस में, और कोई वैल्यू बढ़ रही है तो उसको प्लस में रख के हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए ये वाला सवाल देखिए। जैसे कि सवाल कितना बढ़िया, एक गोले के सतह के क्षेत्रफल के निर्धारण में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा है। गोला है मेरे पास, अब गोले के बारे में बोला जा रहा है कि जैसे कि सर मान लीजिए आपके पास ये गोला है, और इस गोले का जब मैंने एरिया निकाला, इस गोले का क्या निकाला, एरिया, तो एरिया यानी सतह के क्षेत्रफल निर्धारण में परसेंटेज सापेक्ष त्रुटि अल्फा है। समझो बात को, सापेक्ष त्रुटि का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज ऑफ ए डायरेक्ट आप कह सकते हो कि इन्होंने कितना बोल दिया, अल्फा बोल दिया। फिर क्या बोला जा रहा है, इसके आयतन में अपेक्षित त्रुटि बताइए, यानी आयतन में परसेंटेज एरर बताना है। हालांकि परसेंटेज नहीं दिया गया है, आप सोच रहे हो परसेंटेज नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। सापेक्ष का मतलब होता है डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, बस इतना। 100 नहीं लगाते, लेकिन 100 नहीं लगाते तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही सवाल को सोचो। यानी
क्षेत्रफल में परसेंटेज एरर अल्फा देटर, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है, देखिए आयतन में पूछा जा रहा है। तो बच्चा वॉल्यूम और आयतन में संबंध भी तो बनाना पड़ेगा, बिना सवाल लगाए कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो सुनो, आपको पता है कि जो एरिया होता है ना वो 4πr² होता है, 4πr²। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए डोले का जो एरिया होता है वो त्रिज्या के स्क्वायर में समानुपाती होता है। तो मुझे बताइए r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल A की पावर 8/2 कर सकते हैं। फिर अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम के बारे में पूछूं कि बताइए वॉल्यूम क्या होता है, तो कहना सर जो वॉल्यूम होता है v वो 4/3πr³ होता है, 4/3πr³ होता है। तो बताइए अगर मैं यहां से वॉल्यूम के बारे में निकालूं कि बताइए वॉल्यूम के बारे में थोड़ा मुझे बताइए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 8/2 यहां रख दीजिए। तो जैसे ही r की पावर 8/2 रखेंगे तो ये r की पावर 3/2, देख लो संबंध आ गया इन दोनों में, वॉल्यूम और एरिया में संबंध आ गया। तो परसेंटेज ऑफ v इज इक्वल टू पावर आगे लाइए 3 टाइम 3/2 परसेंटेज ऑफ a हो जाएगा। अब ये देखो क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ a तुम्हें अल्फा दिया गया है, तो परसेंटेज ऑफ a की जगह पे तुम अल्फा रख दो। तो जैसे ही तुम अल्फा रखोगे तो 3/2 देख लीजिए परसेंटेज ऑफ v, यानी परसेंटेज ऑफ v का मान आ गया 3/2 अल्फा। आप देख पा रहे हैं कितना आसान है। तो इसके बाद एक और प्रश्न भी है आपका, इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। PQRS में प्रतिशत त्रुटि दी रही है 0.58 -3 और 1.5। तो बोला जा रहा है a के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। थोड़ा फॉर्मूले को गौर से देखिए, a बराबर लिखा हुआ है p³ t² √r/s। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो क्या मैं इसको p³ × t² √r को ऊपर ले जाइए r की पावर -8/2 इंटू s की पावर -8, ऐसे कर सकते हैं। बताओ अब आपको करना क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एरर के फॉर्मूले बनाने होंगे। कैसे बनेगा, तो कहना कुछ नहीं करना सर, परसेंटेज ऑफ a पहले लिखिए 3 टाइम्स पावर आगे लाइए परसेंटेज ऑफ p 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ q -8/2 परसेंटेज ऑफ r -1 परसेंटेज ऑफ s, ये मैंने कर लिया है ना। अब ये देखो वैल्यू कितनी कितनी दी रही है, तो कहना वैल्यू जो दी रही है सर परसेंटेज ऑफ p की PQRS 0.5, तो 3 गुणे 0.5 तो मतलब 8/2 होता है। चलो मैं 0.5 रख दूं। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर यहाँ 0.5 रखोगे वो भी प्लस में है तो ये 3 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा सर, 1.5% हो जाएगा। 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ Q कितना है सर, Q है 1 यहाँ रखोगे सिर्फ 2। R कितना है सर, R देखिए -3 दिया गया है, तो -3 रखोगे 8/2 तो चलो ठीक है -3%। -1 S कितना है 1.5, तो 1.5%, वो भी प्लस में है इसलिए मैंने प्लस वाला लिया है, यहाँ परसेंटेज है। ओके देख लो हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए परसेंटेज ऑफ a कितना होगा, तो कहना परसेंटेज ऑफ a 1.5 और यहां पर कह सकते हो 2 माइनस प्लस 3/2, फिर यहां कितना वो माइनस ही है 1.5। बताओ अब तो सॉल्व हो जाएगा यार, कैसे 1.5 से 1.5 हमारा उड़ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ a बताइए कितना आ गया, तो परसेंटेज ऑफ a आ गया 2 और ये 3/2 जोड़ दो 1.5 यानी 3.5% आ गया, वो भी प्लस का आया। अब प्लस का आने का मतलब होता है कि इसमें क्या हो रही होगी, बढ़ोतरी हो रही होगी 3.5% की। तो PQRS को अगर चेंज किया जाए तो ध्यान रखना परसेंटेज ऑफ a इतना आ गया बच्चा, है ना। तो यहां से हम लोगों का ये जो यूनिट वाला चैप्टर था ये फिनिश हो जाता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट और चैप्टर वाले के न्यूमेरिकल तो देख लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे कि इसके कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया हो तो बगल में असाइनमेंट है, इसका मिल जाएगा, बगल में उसका रेटिंग जरूर कीजिए ताकि हम लोगों को पता रहे कि हाँ हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर कोई कमी है तो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।